हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहन कुमार, नर्सिंग ट्यूटर, श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बागपत। सो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो हम पढ़ेंगे, जिसका नाम हो क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट प्लेट। सो स्टूडेंट्स, जो आज का ये डिसऑर्डर है, ये पीडियाट्रिक जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। तो आज का टॉपिक होगा क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट प्लेट। क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट प्लेट, ठीक है। तो क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट प्लेट, क्लेफ्ट का मीन्स होता है कटा हुआ। क्या होता है? कटा हुआ, ठीक है। और प्लेट होता है रूप ऑफ माउथ, रूप ऑफ माउथ, ठीक। तो क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट प्लेट ये क्या है? कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है बच्चे के अंदर, जो सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग के अंदर। तो क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट प्लेट, जो क्लेफ्ट का मीन्स होता है कटा हुआ लिप्स या फिर कटा हुआ जो प्लेट्स होती है, जो रूप ऑफ माउथ, उसको बोलते हैं क्लेफ्ट। तो इसकी हम बात करूं, ये जो होता है आपका बेबी के अंदर जो आपका मैक्सिलरी प्रोसेस होता है, वो डज नॉट फ्यूज द नेसल प्रोसेस, जिसकी वजह से क्या है, वो दोनों आपस में कनेक्ट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। इसकी वजह से हमें क्लेफ्ट लिप देखने को मिल सकता है सेकंड ट्राइमेस्टर में। जब प्रेग्नेंट मदर सेकंड ट्राइमेस्टर में होती है तो उसमें क्या होता है, जो बेबी का जो मैक्सिलरी प्रोसेस है वो फ्यूज नहीं हो पाता नसल प्रोसेस से, जिसकी वजह से वो आपस में कनेक्ट नहीं हो पाते, वो आपस में कनेक्ट होने में फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्लेफ्ट लिप देखने को मिलता है। तो हम बात करूँ वन बाय वन। तो फेलियर टू फ्यूजन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इन लिप्स, ठीक है, या फिर फेलियर टू फ्यूजन ऑफ हार्ड एंड बोनी टिश्यू इन प्लेट। कब? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब है फेलियर टू फ्यूजन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ऑफ लिप्स या फिर फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ हार्ड बोनी टिश्यू इन प्लेट। कब? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब बच्चा इंट्रायूटेरल लाइफ में होता है तो वो क्या है, इनका फेल हो जाता है, फ्यूजन नहीं हो पाता है, किसका? प्लेट्स का और लिप्स का, ठीक है। कब? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो कौन सी कंडीशन क्रिएट होती है? क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट प्लेट। फिर इनके मैं फॉर्मेशन की बात करूँ, जब बच्चा इंट्रायूटेराइन में लाइफ में होता है, क्लेफ्ट जो आपका लिप्स की बात करूँ, लिप्स का कंप्लीट फॉर्मेशन कब हो जाता है इंट्रायूटेराइन लाइफ में? लिप्स कंप्लीट फॉर्मेशन कब होता है इंट्रायूटेराइन लाइफ में? एट 5 से 12 वीक। जब बच्चे इंट्रायूटेराइन लाइफ में 5 से 12 वीक का होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? लिप्स का। यदि मैं प्लेट की बात करूँ, प्लेट का कंप्लीट फॉर्मेशन कब हो जाता है इंट्रायूटेरल लाइफ में? कब? जब बच्चा कितने का? एट 12 से 15 वीक का हो, तब क्या है, प्लेट का फॉर्मेशन होता है। ड्यूरिंग कब? ड्यूरिंग जेस्टेशनल एज, जेस्टेशनल एज, ठीक है। पर यदि ऐसा ना हो पाए तो कौन सी कंडीशन क्रिएट होगी? क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट प्लेट। तो ये क्या है, दोनों कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी देखने के लिए मिल सकती है। कब देखने को मिल सकती है? जब उनका फ्यूजन अच्छे से ना हो पाए, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट प्लेट के बारे में। फिर इसके बाद इसका पढ़ते हैं असेसमेंट। जो आप क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट प्लेट का असेसमेंट कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हो? सपोज करो आपको ऑब्जर्व करना है, डायग्नोसिस करना है। यदि क्लेफ्ट लिप की बात करूँ तो क्लेफ्ट लिप को आप कैसे असिस्ट कर सकते हो? क्लेफ्ट लिप को आप कैसे असिस्ट कर सकते हो? फिजिकली असिस्टमेंट से। फिजिकली असिस्टमेंट से आप क्या असिस्ट कर सकते हो? फिजिकली या फिजिकल असिस्टमेंट से, बाहर से ही देख के आप क्या है बता सकते हो कि बच्चों क्या है, क्लेफ्ट लिप की कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी है। यदि मैं क्लेफ्ट प्लेट की बात करूं तो क्लेफ्ट प्लेट कैसे असिस्ट कर सकते हो? ग्लव्स ऑफ फिंगर। कैसे? कि बच्चे के अंदर आप ग्लव्स पहनो, वो फिंगर से क्या है, जो प्लेट है उसको क्या है असिस्ट कर सकते हो ग्लव्स ऑफ फिंगर से, कि बच्चे के अंदर क्या है क्लेफ्ट प्लेट की डिफॉर्मिटीज देखने को मिल सकती है। ठीक है, फिर जो आपका असिस्टमेंट होगा
यदि मैं क्लेफ्ट लिप्स की बात करूं असेसमेंट के अंदर, वो यूनिलेटरल भी हो सकता है, यूनिलेटरल भी हो सकता है और बायलेटरल। कहने का मतलब है कि आपका क्या है, क्लेफ्ट लिप आपको वन साइड भी देखने को मिल सकता है या फिर आपका बोथ साइड, दोनों साइड की तरफ को भी देखने को मिल सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट प्लेट दोनों का कॉम्बिनेशन आपको एक साथ देखने को मिल सकता है, या फिर आपको सिर्फ क्लेफ्ट लिप की डिफॉर्मिटीज आपको कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है। या तो हो सकता है कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट प्लेट दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है एक साथ, कि जिस बच्चे के अंदर क्लेफ्ट लिप की डिफॉर्मिटी होगी उसके साथ साथ क्लेफ्ट प्लेट भी होगा, या फिर सिर्फ क्लेफ्ट लिप की डिफॉर्मिटी मिल सकते हैं या फिर क्लेफ्ट प्लेट की डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकती है। ये इसका क्या हुआ, आप असेसमेंट कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ते हैं इसका कोज, कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट प्लेट कौन कौन से कोज होते हैं जो क्रिएट करते हैं क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट प्लेट की कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी को। यदि मैं इनकी कोज की बात करूं, कोज तो मोस्ट कॉमन जो कोज होगा, कोज वो कौन होगा, हेरिडिटरी। हेरिडिटरी मोस्ट कॉमन कोज है, मोस्ट कॉमन कोज है क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट प्लेट का मोस्ट कॉमन कोज। ठीक है, कुछ इसके रिस्क फैक्टर होते हैं जो क्रिएट कर सकते हैं किसको, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट प्लेट की एब्नॉर्मलिटी को। रिस्क फैक्टर जिनको मानते हैं कि रिस्क फैक्टर मे बी पॉसिबल क्रिएट कर सकते हैं और मे नॉट भी पॉसिबल, कि इनकी वजह से क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट प्लेट की डिफॉर्मिटीज हो भी सकती है और नहीं भी। जिसके अंदर फर्स्ट बनता है एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम। यदि प्रेग्नेंट मदर रेडिएशन के कांटेक्ट में, एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन के कांटेक्ट में, तो उससे भी रिस्क फैक्टर हो सकता है कि बच्चे के अंदर क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट प्लेट की एब्नॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है। इसी वजह से बोला जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एमआरआई क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेट होता है, कॉन्ट्राइंडिकेट होता है। ठीक है, तो यदि मैं एमआरआई की बात करूं, जब भी हम किसी पेशेंट का एमआरआई करते हैं तो उसमें क्या है, डाई इंजेक्ट करते हैं, डाई को क्या है, इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, डाई इंजेक्ट करने के बाद यदि पेशेंट बोले कि मुझे टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है या फिर माउथ ऑफ सैल्टी टेस्ट फील हो रहा है, माउथ में साल्टी टेस्ट या फिर हेडेक हो रहा है, तो एज ए नर्स हमें क्या बोलना है, एक नॉर्मल साइन एंड सिम्टम है, किसकी वजह से, ये आपको डाई की वजह से आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो एमआरआई में क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज में क्या है, डाई इंजेक्ट करते हैं। डाई इंजेक्ट करने के बाद यदि पेशेंट बोले कि इसको टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है और उसके माउथ में एक साल्टी टेस्ट फील हो रहा है या हेडेक हो रहा है, तो एज ए नर्स हम उसको बोलेंगे कि एक नॉर्मल साइन एंड सिम्टम है। फाइनली हम क्या करेंगे, वहाँ पर डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड करेंगे, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड करेंगे सिंपली। ठीक है, फिर उसके बाद आफ्टर प्रोसीजर, आफ्टर प्रोसीजर जब आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए, आफ्टर प्रोसीजर पेशेंट को क्या बोलना है, इनटेक ऑफ हाई फ्लूइड, इनटेक ऑफ हाई फ्लूइड। आफ्टर प्रोसीजर क्या बोलेंगे पेशेंट को कि आपको हाई फ्लूइड इनटेक करना है। क्यों करना है, जो भी आपने जो डाई है इंजेक्ट किया है उसको क्या एक्सक्रीट आउट करने के लिए, बॉडी से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एमआरआई के बारे में हुआ। तो फर्स्ट रिस्क फैक्टर हो सकता है एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, यदि प्रेग्नेंट मदर किसके रेडिएशन में आ रही है, सपोज करो एमआरआई, तो एमआरआई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेट होता है। ये कुछ मैंने एमआरआई के बारे में पैरामीटर बताए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर हो सकता है वो हो सकता है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी की वजह से। जो सेकंड रिस्क फैक्टर हो सकता है वो हो सकता है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी की वजह से। ठीक है, यदि थर्ड रिस्क फैक्टर की बात करूं वो हो सकता है मैटरनल इन्फेक्शन, मैटरनल इन्फेक्शन ड्यूरिंग 5 to 12 वीक। ठीक है, मैटरनल इन्फेक्शन के अंदर हम पढ़ते हैं टॉर्च, कौन सा इन्फेक्शन, टॉर्च, जिसको हम पढ़ते हैं टी से क्या पढ़ते हैं, टोक्सोप्लाज्मोसिस, ओ से पढ़ते हैं अदर इन्फेक्शन, आर से रूबेला, सी से साइटोमेगालोवायरस, एस से हर्पेक्स वायरस। ठीक है, ये क्या होता है, ये मैटरनल इन्फेक्शन होता है जो प्लेसेंटा क्रॉस करके किसके अंदर कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी क्रिएट कर सकते हैं, फीटस के अंदर। तो सबसे इसमें जो हार्मफुल होता है वो रूबेला वायरस क्रिएट कर सकता है। यदि रूबेला वायरस ट्रांसफर हो गया तो वो क्रिएट कर सकता है किसको, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट प्लेट की कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, यदि मैं फोर्थ रिस्क फैक्टर की बात करूं वो क्या हो सकता है, कंज्यूमिंग ऑफ अल्कोहल and taking certain drugs,
यदि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर क्या है, यदि अल्कोहल को कंज्यूम कर रही है और कुछ ऐसे ड्रग्स ले रही है, सेडेटिव ड्रग्स ले रही है, तो वो भी क्या है फीटस की हेल्थ पे जाके इफेक्ट डाल सकते हैं, जिसके अंदर क्या है फीटस को कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी देखने को मिल सकते हैं, जो रिस्क फैक्टर हो सकता है क्लेफ्ट लिप एंड एज वेल एज क्लेफ्ट प्लेट का क्या है रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो ये कुछ हमने क्या पढ़े इसके बारे में, कुछ रिस्क फैक्टर पढ़े हैं जो ये क्रिएट कर सकते हैं बच्चे के अंदर क्या है कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट प्लेट। ठीक है, तो उसके बाद पढ़ते हैं अब हम इसका मैनेजमेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट एट बर्थ। एट बर्थ नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, नर्सिंग मैनेजमेंट एट बर्थ। ठीक है, यदि बच्चा क्या है बर्थ हो गया तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, एज ए नर्स क्या मैनेजमेंट, एज ए नर्स क्या मैनेज होगा, मैनेजमेंट होगा, क्योंकि बच्चे के अंदर कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट प्लेट। तो एट बर्थ क्या नर्सिंग मैनेजमेंट होगा कि मदर नीड टू एक्सप्लेनेशन for these disease condition and provide emotional support in this स्ट्रेसफुल इवेंट। तो एट ए बर्थ नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, यदि बच्चा बर्थ हो गया तो मदर को यदि बच्चा है वो क्लेफ्ट प्लेट और क्लेफ्ट प्लेट की कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, तो एट ए बर्थ सबसे पहले हम क्या मदर को एजुकेट करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे इसके डिजीज कंडीशन के बारे में, मदर को क्या है एक्सप्लेन करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ये क्या है हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, और क्या करेंगे जो मदर है उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, इसके टू दिस स्ट्रेसफुल इवेंट में क्या है मदर को इमोशनल जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करेंगे। तो किसका नर्सिंग मैनेजमेंट हुआ एट बर्थ, बच्चे क्या है पैदा हो गया। सेकंड इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट हो सकता है पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर एनकरेज टू accept the child। ठीक है, तो सेकंड क्या हो सकता है पेरेंट्स को फैमिली मेंबर को एनकरेज करना है कि वो क्या है अपने बच्चों को क्या है एक्सेप्ट करे, वो क्या होगा इसका नर्सिंग मैनेजमेंट हुआ। यदि मैं थर्ड इसका नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करूं एट बर्थ तो क्या हो सकता है एजुकेट द मदर एंड फैमिली member regarding feeding and to prevent aspiration to provide adequate nutrition for baby growth and development। ठीक है, तो ये नर्सिंग मैनेजमेंट हुआ एट बर्थ। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्स एज ए नर्स एट बर्थ क्या रोल प्ले करेगी, एजुकेट द मदर एंड फैमिली मेंबर, मदर्स को फैमिली मेंबर को एजुकेट करेगी किससे रिगार्डिंग फीडिंग से, रिगार्डिंग किससे प्रिवेंट करने के लिए एस्पायरेट से प्रिवेंट करने के लिए, और एडुकेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी किसके लिए बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो क्लेफ्ट लिप है क्लेफ्ट प्लेट की जो कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी है, यदि सपोज करो बच्चे क्लेफ्ट लिप हुआ तो क्या होगा, जो क्या है बच्चे क्या है जो प्रेग्नेंट मदर है उसका जो ब्रेस्ट फीडिंग कराने में क्या है वो वैक्यूम क्रिएट नहीं कर पाएगा अच्छे से, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे एयर एंटर हो सकती है बच्चे के स्टोमक में,
तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, एस्पायरेशन से प्रिवेंट करने के लिए क्या है, हम स्पेशल टेक्निक का यूज़ करेंगे। यदि फोर्थ वन में बात करूँ एज ए नर्सिंग मैनेजमेंट क्या हो सकता है, प्रोवाइड स्पेशल टेक्निक, प्रोवाइड स्पेशल टेक्निक फॉर मदर एंड फैमिली मेंबर, ठीक है। जिसमें क्या है, आप लॉन्ग हैंडल स्पून यूज कर सकते हो, यूज लॉन्ग हैंडल स्पून, या फिर सॉफ्ट सिरिंज यूज कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, एज ए नर्स उसका क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगा एट वर्क, कि जो हमें स्पेशल टेक्निक की जरूरत होगी, किसको, जिस बच्चे के अंदर क्लैप प्लेट की आपको कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी देखने को मिल रही है, तो हमें स्पेशल टेक्निक की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी, ताकि बच्चों का एस्पायरेट से प्रिवेंट करने के लिए, बच्चे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए, तो उसका आप क्या यूज़ कर सकते हो, लॉन्ग हैंडल स्पून यूज़ कर सकते हो। लॉन्ग हैंडल से बच्चे का जो बच्चे को आप मिल्क प्रोवाइड कर रहा है, सीधा क्या पोस्टीरियर में, आप जो माउथ ऑफ पोस्टीरियर में क्या है डाल सकते हो, और आप क्या है सॉफ्ट सिरिंज का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये आपका क्या है, एक नर्सिंग मैनेजमेंट हुआ। एट बर्थ क्या है, किन किन बातों का आपका एट बर्थ ध्यान रखना है, आपको मदर को क्या है इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, पेरेंट्स को, फैमिली मेम्बर को एनकरेज करना है कि वो अपने बच्चों को क्या एक्सेप्ट करे। उसके बाद जो पेरेंट्स है या फिर मदर है, उनके फीडिंग के बारे में एजुकेट करना है कि हाउ टू फीड दिस क्लैप लिफ्ट एंड क्लैप प्लेट चिल्ड्रंस के बारे में, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं इसके कि जब भी आप बच्चे को फीड करा रहे हैं, जब भी आप क्या है बच्चे को फीड करा रहे हैं ड्यूरिंग फीडिंग, ठीक है, बच्चों को क्या है आप सेमी अपराइट पोजीशन प्रोवाइड कराओगे, सेमी अपराइट पोजीशन आपको क्या है प्रोवाइड करानी है ड्यूरिंग फीडिंग, ठीक है। तो उसके बाद जब भी आप फीडिंग करा रहे हो तो आफ्टर फीडिंग क्या कराना है, आफ्टर फीडिंग क्या करना है आपको, आफ्टर फीडिंग रिकरेंट द बर्पिंग, ठीक है। जब भी बच्चों को आप फीडिंग करा रहे हो, फीडिंग करने के बाद इमीडिएटली क्या है बच्चे को बर्पिंग करनी है। बर्पिंग कैसे करोगे, बच्चे की जो रब है उसको आप प्रेस करोगे, क्यों करोगे, सपोज करो कि इसमें क्या होता है क्लैप लिफ्ट की वजह से वो वैक्यूम क्रिएट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्लैप लिफ्ट की वजह से कुछ एयर एंटर कर जाती है स्टमक को, तो एयर को एक्सक्रीट आउट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए क्या है बर्पिंग करेंगे, बच्चे की जो बैक है उसको रब करेंगे, ठीक है। और आपको बेड साइड क्या रखना है, बेड साइड क्या है आपको सक्शन इक्विपमेंट रेडी रखना है एट बेड साइड, ठीक है। और उसके अंदर ही आपका क्या है एक स्पेशल टेक्निक के बारे में और बताना है, यूज स्पेशल टेक्निक, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यूज स्पेशल टेक्निक फॉर फैमिली मेंबर या फिर मदर को क्या है एक स्पेशल टेक्निक के बारे में बताना है फैमिली मेंबर्स को, और मदर को वो कौन सी हो सकता है ESSR के बारे में स्पेशल टेक्निक प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ESSR क्या होता है, ई से हो सकता है इनलार्ज निप्पल, एस से हो सकता है सक्शन या सकिंग रिफ्लेक्स, एस से होता है स्वेलोइंग, और आर से होता है रेस्ट, ठीक है। तो स्पेशल टेक्निक यूज करेंगे फैमिली मेंबर्स के लिए, और मदर के लिए कौन सी ESSR। तो इसे क्या होगा इनलार्ज निप्पल, एस से सकिंग रिफ्लेक्स, एस से स्वेलिंग, और आर से रेस्ट। तो ये कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट हुए एट बर्थ। तो एट बर्थ नर्सिंग क्या क्या मैनेज करके रखेगी, किन किन बातों का ध्यान रखेगी, ठीक है। फिर उसके बाद इसके आगे पढ़ते हैं इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। ये क्या हुआ हमारा एट बर्थ कि बच्चा पैदा हो गया, पैदा होने के बाद नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगा। उसके बाद पढ़ते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट।
क्योंकि इसके लिए हम क्या है सर्जरी परफॉर्म करते हैं, क्लैप लिफ्ट और क्लैप प्लेट के लिए सर्जरी परफॉर्म की जाती है। तो अब पढ़ते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट, तो सबसे पहले मैं बोलूँ जो क्लैप लिफ्ट की जो सर्जरी कंडक्ट होगी उसको हम बोलेंगे चिलियोप्लास्टी या फिर लेबियोप्लास्टी। चिलोप्लास्टी या लेबियोप्लास्टी बोलेंगे। जिस सर्जरी को आप कंडक्ट कब करा सकते हो, 2 से 3 मंथ के अंदर, 2 से 3 मंथ्स ऑफ एज। जब बच्चा क्या है 2 से 3 मंथ का हो जाए तो आपको क्या है चिलियोप्लास्टी या लेबियोप्लास्टी आप सर्जरी को कंडक्ट करा सकते हो। तो क्लैप लिफ्ट की जो सर्जरी कंडक्ट होगी उसको बोलेंगे चिलियोप्लास्टी या लेबियोप्लास्टी। वो आप कब करा सकते हो, जब बच्चा 2 से 3 मंथ का हो जाए, 2 से 3 महीने का हो जाए, ठीक है। फिर इसके बाद यदि क्लैप प्लेट की जो सर्जरी कंडक्ट होगी उसको क्या बोलेंगे प्लेटोप्लास्टी, ठीक है। यदि बच्चे क्या है इन्फेंट है उसकी सर्जरी कंडक्ट करानी है तो कब करा सकते हो, जब बच्चा 8 से 12 मंथ का होगा, 8 से 12 मंथ्स ऑफ एज होगी तो आप क्या है सर्जरी कंडक्ट करा सकते हो। या फिर बच्चा जो इन्फेंट ना होगा टोडलर है तो उसकी सर्जरी कब कंडक्ट करा सकते हो, जब टोडलर 12 से 18 मंथ्स ऑफ एज का हो जाएगा तो आप क्या है सर्जरी कंडक्ट करा सकते हो। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में मैंने बोला यदि आप क्लैप लिफ्ट की सर्जरी कंडक्ट करा रहे हो तो उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज कर सकते हैं, चिलोप्लास्टी या लेबियोप्लास्टी। तो आपको कब कंडक्ट करानी है, 2 से 3 मंथ्स ऑफ एज। जब बच्चा 2 से 3 मंथ का हो जाए, महीने का हो जाए, तो आप क्या है क्लैप लिफ्ट की सर्जरी कंडक्ट कराओगे। फिर इसके बाद मैंने बोला यदि क्लैप प्लेट की सर्जरी कंडक्ट कराना है तो उसको आप क्या बोलेंगे, प्लेटोप्लास्टी बोलेंगे। यदि इन्फेंट है तो उसको सर्जरी कंडक्ट कराने के लिए आप बच्चा कितना होना चाहिए इन्फेंट के लिए 8 से 12 मंथ पे सर्जरी आप कंडक्ट करा सकते हो। यदि टोडलर है तो उसके लिए 12 से 18 मंथ्स ऑफ एज में क्या है सर्जरी कंडक्ट करा सकते हो। कहने का मतलब है कि विद इन 1 से 2 ईयर्स के अंदर आपको क्या है सर्जरी कंडक्ट करानी है। क्यों करानी है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि सर्जरी शुड बी डन बिफोर स्पीच प्रोडक्शन। इसका रीजन यही है क्योंकि स्पीच प्रोडक्शन होने से पहले आपको सर्जरी को कंडक्ट कराना है। तो मेनली मैं बोलूँ 1 से 2 ईयर्स के अंदर अंदर आपको क्या है आपको सर्जरी कंडक्ट करानी है क्लैप लिफ्ट की और क्लैप प्लेट की। क्यों करानी है, सर्जरी शुड बी डन बिफोर स्पीच प्रोडक्शन। स्पीच प्रोडक्शन होने से पहले आपको क्या है सर्जरी को कंडक्ट कराना है। जो क्लैप लिफ्ट की सर्जरी कंडक्ट कराओगे इसको चिलोप्लास्टी या फिर लेबियोप्लास्टी, या क्लैप प्लेट की सर्जरी कंडक्ट करा सकते हो उसको क्या प्लेटोप्लास्टी बोलते हैं। इन्फेंट की करानी है तो इन्फेंट का 8 से 12 मंथ तो करा सकते हो, जब बच्चा हो जाएगा 8 से 12 मंथ का, टोडलर 12 से 18 मंथ्स ऑफ एज पे आप करा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद रूल ऑफ 10 पढ़ेंगे। क्लैप लिफ्ट और क्लैप प्लेट में हम किसका यूज करते हैं, रूल ऑफ 10 का। किसका यूज करते हैं, रूल ऑफ 10 का। रूल ऑफ 10 किसमें पढ़ते हैं, क्लैप लिफ्ट एंड क्लैप प्लेट। रूल ऑफ 9 किसके लिए पढ़ते हैं, 1 पेशेंट के लिए। तो रूल ऑफ 10 किसमें पढ़ते हैं, क्लैप लिफ्ट और क्लैप प्लेट के लिए। जिसमें क्या है रूल ऑफ 10 के अंदर यदि आप सर्जरी कंडक्ट करा रहे हो तो जो एज होगी बच्चे की तो एटलीस्ट वो 10 वीक का होना चाहिए। उसका जो HB है एटलीस्ट 10 ग्राम होना चाहिए। बेबी का जो वेट है एटलीस्ट क्या है 10 पाउंड होना चाहिए, ILBS, ठीक है, ILBS, ठीक। यदि मैं 1 पाउंड की बात करूं, 1 पाउंड में कितने केजी होते हैं, तो 2.2 केजी होते हैं। तो इस तरह से हमने क्या है सर्जिकल मैनेजमेंट में रूल ऑफ 10 पढ़ा कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग सर्जिकल। ये क्या है मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इतनी रिक्वायरमेंट तो होनी ही चाहिए तभी हम क्या है सर्जरी को कंडक्ट कराएंगे। सर्जरी जिसमें चिलोप्लास्टी प्लेटोप्लास्टी बोला था, तो जो बच्चे की जो एज है एटलीस्ट 10 वीक का होना चाहिए, यहाँ पे 10 आ गया। बच्चे का जो HB एटलीस्ट 10 ग्राम होना चाहिए, 10 आ गया। जो वेट एटलीस्ट 10 पाउंड होना चाहिए। ये क्या है मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो रूल ऑफ 10 पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ते हैं इसी के अंदर
सर्जिकल मैनेजमेंट में बिफोर सर्जरी, बिफोर सर्जरी, बिफोर सर्जरी। तो सर्जरी कंडक्ट करने से पहले क्या होगा कि जो मदर है तो उसको क्या है, फर्स्टली आपको क्या है, उसको एजुकेट करना है ताकि क्या है उसकी एंजाइटी रिमूव हो जाए। आप जो मदर है, प्रेग्नेंट मदर जिसका क्या है बेबी है, जिसके अंदर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी क्लैफिड देखने को मिली है, तो बिफोर सर्जरी आपको क्या है, प्रेग्नेंट मदर को, उनको फैमिली मेंबर को एजुकेट करना है इस डिजीज कंडीशन के बारे में, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है, उनकी एंजाइटी को रिमूव करने के लिए। और जो बेबी है जिसकी आप सर्जरी कंडक्ट करा रहे हो उसके क्या है, प्रॉपर एसेंशियल वाइटल साइन आपको क्या है चेक करने हैं, ठीक है, ये सब क्या है, या फिर कंसल्टेशन पे क्या है फैमिली मेंबर के सिग्नेचर होने चाहिए। जो भी बेसिक फॉर्मेलिटी होती है बिफोर सर्जरी एज ए नर्स, वो हमें क्या है प्रॉपर एक सिस्टमेटिक प्रॉपर रेडी रखनी है। तो ये हुआ आपका बिफोर सर्जरी। अब बात आते हैं आफ्टर सर्जरी, आफ्टर सर्जरी, आफ्टर सर्जरी, आफ्टर सर्जरी या पोस्ट ऑपरेटिव। तो सबसे पहले हम बात करूं क्लेफ्ट लिप की। यदि आफ्टर सर्जरी क्लेफ्ट लिप जो सर्जरी कंडक्ट होगी, जिसको मैंने बोला था चिलियोप्लास्टी, जिसको मैंने नाम दिया था, यदि किसी बच्चे की आपने क्लेफ्ट लिप्स की या चिलियोप्लास्टी की हुई है, उसमें नर्सिंग मैनेजमेंट या सर्जिकल नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, सबसे पहले होगा कि अवॉइड द पोजीशन ऑफ सर्जिकल साइट like as prone position कॉन्ट्राइंडिकेट है, ठीक है। तो इसमें मैंने बोला आफ्टर सर्जरी क्लेफ्ट लिप में कि आपको जो सर्जिकल साइट है वो क्या है अवॉइड करनी है। सपोज करो राइट साइड की सर्जरी हुई है, तो जो आप सर्जिकल साइड दोगे वो क्या है अवॉइड करनी है। और आपको प्रोन पोजीशन भी क्या है अवॉइड करनी है, कि प्रोन पोजीशन से क्या होगा, क्लेफ्ट लिप की सर्जरी की है, उसको प्रोन पोजीशन में आपने बेबी को उठाया, वहाँ पे क्या हो, प्रेशर क्रिएट हो सकता है। प्रेशर क्रिएट होने की वजह से वहाँ पे क्या है ब्लीडिंग हो सकती है, वुंड जो घाव है और भी गहरा हो सकता है और वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है। इस वजह से वहाँ पे क्या है आपको प्रोन पोजीशन अवॉइड रखनी है और जो सर्जिकल साइट है वो भी क्या है अवॉइड रखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड होगा क्लीन जस्ट आफ्टर द फीडिंग टू reduce the infection with NS normal saline या sterile water, ठीक है। तो आपको जब भी क्लेफ्ट लिप्स वाला जो पेशेंट है, जो भी बच्चा है, आपने फीडिंग कराई है, तो जस्ट आफ्टर फीडिंग कराने के बाद इमीडिएटली हमें क्या है जो साइट है उसको नॉर्मल सलाइन से या फिर स्टाइल वाटर से क्लीन करना है। क्यों क्लीन करना है, टू रिड्यूस द इन्फेक्शन को कम करने के लिए। क्यों, आपने फीडिंग कराई है तो उसमें क्या हो सकता है ग्लूकोज हो सकता है, ग्लूकोज की वजह से वहाँ पे क्या है बैक्टीरिया ग्रोथ कर सकता है, तो बैक्टीरिया ग्रोथ ना कर पाए इस वजह से उस साइट को क्या है इमीडिएटली आफ्टर फीडिंग क्या है NS से या फिर स्टाइल वाटर से हमें क्लीन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बात करूँ यूज एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, तो आप क्या यूज कर सकते हो, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट का यूज कर सकते हो इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। और क्या यूज कर सकते हो, जेड शेप में आप स्विचरिंग कर सकते हो। जेड शेप में क्या है स्विचरिंग की जाती है क्लेफ्ट लिप वाले जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए। और साथ ही साथ क्या है आफ्टर क्लेफ्ट लिप सर्जरी में आफ्टर बच्चों क्या है मम्मी रिस्ट्रेन करना होता है, मम्मी रिस्ट्रेन करना होता है या एल्बो रिस्ट्रेन करना होता है या फिर एल्बो रिस्ट्रेन करना होता है, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आफ्टर सर्जरी में पढ़ा रहा हूँ। यदि बच्चे की क्लेफ्ट लिप्स की चिलियोप्लास्टी की हुई है तो उनमें किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अवॉइड द पोजीशन सर्जिकल साइट को पोजीशन को क्या अवॉइड करना है लाइक एज प्रोन पोजीशन। और इमीडिएटली फीडिंग के बाद क्या है आपको NS से स्टाइल वाटर से एरिया को क्लीन करना है। क्यों करना है, टू रिड्यूस द इन्फेक्शन को कम करने के लिए। और क्या है जो साइट है जो सर्जिकल साइट है वहाँ पे क्या है एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट का यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ जेड शेप स्यूचरिंग की जाती है। और आप क्या है बच्चे को आफ्टर सर्जरी क्या है मम्मी रिस्ट्रेन या एल्बो रिस्ट्रेन
दे सकते हो। रिस्ट्रेन मतलब बच्चे को क्या है, मम्मी रिस्ट्रेन करके रखना है ताकि जो बच्चा है वो अपने हाथों को बार बार सर्जिकल साइट पे ना लेकर जाए। यदि वहाँ पे ले गया सूचरिंग हो सकती है, सूचरिंग की वजह से वहाँ पे सूचरिंग की वजह तो वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है। तो इस तरह से ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या है, बच्चे को मम्मी रिस्ट्रेन प्रोवाइड करना होता है। तो ये हमने पढ़े आफ्टर सर्जरी किसकी, क्लैप लिफ्ट की सर्जरी के बारे में। अब पढ़ाता हूँ मैं क्लैप प्लेट की आफ्टर सर्जरी। यदि क्लैप प्लेट की जो सर्जरी की हुई है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो क्लैप प्लेट की जो सर्जरी की है उसको क्या बोला था, प्लेटोप्लास्टी। क्या बोला था, प्लेटोप्लास्टी, प्लेटोप्लास्टी। क्लैप प्लेट की जो सर्जरी की गई थी उसको क्या बोला था, प्लेटोप्लास्टी। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना जब भी बच्चे की यदि कोई क्लैप प्लेट है या जिसको प्लेटोप्लास्टी की गई है, तो मैंने बोला था प्लेट होता है कि रूफ ऑफ माउथ होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चे की ओरल कैविटी है उसको क्या है, पैक्ड करना है 3 से 6 डेज के लिए। इसमें क्या करते हैं प्लेटोप्लास्टी में, जो चिल्ड्रंस की जो ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी पैक्ड फॉर 3 to 6 डेज के लिए, है ना। इसमें क्या होगा, बच्चे की जो ओरल कैविटी है उसको पैक्ड करेंगे 3 से 6 डेज के लिए। किससे करेंगे, गोज पीस से। किससे, गोज पीस से, गोज पीस से, है ना। क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, ताकि उसका क्या है वो एस्पिरेट ना कर सके, ब्लीडिंग को एस्पिरेट ना कर सके। तो इसमें क्या होगा, तब भी बच्चे की प्लेटोप्लास्टी की गई है तो उसमें हमेशा ध्यान रखना बच्चे को क्या है, प्रोन पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे। प्रोन पोजीशन शुड बी प्रोवाइड, प्रोन पोजीशन। जहाँ मैंने क्लैप लिफ्ट की सर्जरी में बोला था कि वहाँ पे नहीं देंगे, कॉन्ट्राइंडिकेट है, आप नहीं दोगे, वही मैं बोल रहा हूँ कि प्लेटोप्लास्टी की सर्जरी है तो बच्चों क्या प्रोन पोजीशन दोगे। क्यों देंगे, क्योंकि आपने क्या है प्लेटोप्लास्टी की है, प्रोन पोजीशन देने से क्या होगा, जो ब्लीडिंग है वो क्या बाहर की तरफ आएगी, है ना। यदि आप सुपाइन पोजीशन दे दोगे तो वो क्या है, ब्लीडिंग को आप एस्पिरेट कर सकता है बच्चा, अंदर लंग्स में जा सकती है। तो इस वजह से क्या है, वहाँ पे प्रोन पोजीशन आपको देनी ही देनी है। और आपको क्या, ओरल कैविटी जो होती है उसको पैक्ड कर देंगे 3 से 6 डेज के लिए। किससे करेंगे, गोज पीस से करेंगे। ठीक है, माउथ के अंदर गोज पीस डालेंगे। गोज पीस से पैक करने के बाद आपको बार बार वो गोज पीस चेंज करना है। क्यों, क्योंकि जो गोज पीस है वो मिनिमम जो ब्लड है उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। तो उसके बाद इसीलिए आपको क्या बार बार गोज पीस को चेंज करना है ताकि जो ब्लीडिंग है वो एस्पिरेट ना कर पाए, ट्रैकिया में ना जा पाए, इस वजह से। ठीक है, तो प्लेटोप्लास्टी में सबसे जो इम्पोर्टेंट हुआ कि बच्चे को क्या है ओरल कैविटी जो पैक्ड कर देंगे 4 से 6 डेज के लिए। किससे, गोज पीस से। और बच्चों को क्या है, आपको प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करानी है। साथ ही ध्यान रखना कि आपने ओरल कैविटी को तो पैक्ड कर लिया, तो फिर बच्चे को न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करेंगे इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, तो आप क्या दोगे, पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराओगे। पेरेंटल न्यूट्रिशन, बच्चों को कौन सा न्यूट्रिशन, पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराओगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बोलूँ इसी के अंदर यदि क्लैप प्लेट की सर्जरी कंडक्ट की है तो डू नॉट सक्शनिंग, डू नॉट सक्शनिंग। इसमें हमेशा कभी भी प्लेटोप्लास्टी में चिल्ड्रंस को क्या है, सक्शन नहीं किया जा सकता, सक्शनिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसके आपका सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर कुछ बेसिक पॉइंट हुए कि क्लैप प्लेट के लिए आपने कौन सी सर्जरी कंडक्ट कराई, प्लेटोप्लास्टी कराई। तो प्लेटोप्लास्टी करने के बाद आपका जो ओरल कैविटी बच्चे की उसको 3 से 6 डेज के लिए पैक्ड रखना है। किससे, गोज पीस से। ठीक है, उसके बाद आपको जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है वो किससे दोगे, आपको पेरेंटल न्यूट्रिशन दोगे। 3 से 6 डेज के बाद आप ऐसा नहीं कि इमीडिएटली बच्चों क्या है सॉलिड फूड आप दे सकते हो, नहीं। सबसे पहले आपको क्या है शुरुआत करनी है लिक्विड फूड से, लिक्विड डाइट दोगे, फिर उसके बाद सेमी सॉलिड डाइट दोगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या है आप सॉलिड डाइट प्रोवाइड कराओगे बच्चे की, किसके लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बोला कि बच्चों क्या है आप प्रोन पोजीशन दोगे। क्यों दोगे, ताकि जो ब्लीडिंग है वो बाहर की तरफ एक्सपेल हो, बाहर की तरफ आए, बच्चे क्या है उसको अंदर की तरफ ना लेके जाके ट्रैके में ना जाए और बच्चे को लंग्स में जाके वो कोई केमिकल निमोनिया क्रिएट ना कर पाए। इससे प्रिवेंट करने के लिए क्या है प्रोन पोजीशन दोगे। फिर उसके बाद इसमें कभी भी सक्शनिंग नहीं करनी होती है, कभी भी सक्शनिंग नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमने इसकी कई सर्जिकल मैनेजमेंट पढ़े क्लैप लिफ्ट और क्लैप प्लेट के बारे में। अब पढ़ते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन कि आपको कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आपने इसमें क्या क्या देखने के लिए मिल सकते हैं।
यदि मैं कॉम्प्लिकेशन की बात करूं, कॉम्प्लिकेशन तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहला होता है आपका ओटाइटिस मीडिया। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा देखने को मिल सकता है? ओटाइटिस मीडिया। क्यों देखने को मिल सकता है? क्योंकि ड्यूरिंग क्लेफ्ट प्लेट की सर्जरी में क्या है, इन्फेक्शन आपका ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि स्टिशियन जो ट्यूब होती है, स्टिशियन जो मिडिल ईयर का जो पार्ट होता है, स्टिशियन ट्यूब, वो कहाँ पे ओपनिंग हो सकती है आपकी? नेसोफेरिंक्स। तो नेसोफेरिंक्स से क्या होगा कि इन्फ्लामेशन क्रिएट कर सकता है आपके किसका? मिडिल ईयर इन्फेक्शन हो सकता है। यदि ये स्टिशियन ट्यूब प्रोलॉन्ग समय से डिफॉर्मिटीज क्रिएट करते रहे तो क्या है, हेयरिंग लॉस भी देखने के लिए मिल सकता है। हेयरिंग लॉस। यदि मैं मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की बात करूं तो आपको ओटाइटिस मीडिया, इन्फ्लामेशन, मिडिल ईयर इन्फेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो देखने को मिल सकता है क्योंकि जो ड्यूरिंग सर्जिकल जो क्लेफ्ट प्लेट के दौरान जो इन्फेक्शन होगा वो कहाँ पे? स्टिशियन ट्यूब से आपका ट्रैवल करके नेसोफेरिंक्स में जा सकता है, जहाँ पे स्टिशियन ट्यूब कहाँ पे ओपनिंग होती है? नेसोफेरिंक्स में जाके ओपनिंग होती है। और नेसोफेरिंक्स किसका पार्ट है? आपका मिडिल ईयर इन्फेक्शन का पार्ट है। तो इसकी वजह से क्या है, कौन सा इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है? ओटाइटिस मीडिया। यदि स्टिशियन ट्यूब प्रोलॉन्ग समय से डिफॉर्मिटी क्रिएट करे लंबे समय से, तो वो क्या है, हेयरिंग लॉस भी देखने को मिल सकता है। यदि सेकंड कॉम्प्लिकेशन की बात करूं तो आपको क्या है, इम्पेयरमेंट ऑफ स्पीच देखने को मिल सकते हैं कॉम्प्लिकेशन में। ठीक है, थर्ड वन आ सकता है इसका माल एडजस्टमेंट या प्लेसमेंट, माल प्लेसमेंट ऑफ टीथ, किसका? दांतों का। क्यों? क्योंकि क्लेफ्ट लिफ्ट की वजह से क्या है, जितना स्पेस चाहिए उतना आपको क्या है, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो टीथ है उनका क्या है, माल प्लेसमेंट हो जाएगा। एक प्रॉपर वे में जो टीथ का जो प्लेसमेंट है वो नहीं हो पाएगा क्लेफ्ट लिफ्ट के द्वारा। ठीक है, यदि मैं इसके में फर्दर कॉम्प्लिकेशन की बात करूँ तो कॉम्प्लिकेशन और क्या हो सकता है इसमें? इन्फेंट डिस्टर्ब बॉडी इमेज ड्यू टू अल्टर्ड, किसकी वजह से? ड्यू टू अल्टर्ड फेस एंड ओरल कैविटी, अल्टर्ड शेप ऑफ फेस, आप बोल सकते हो अल्टर्ड शेप ऑफ फेस। कॉम्प्लिकेशन के अंदर मैं बात करूँ आपको और क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है? जो बच्चे की जो बॉडी इमेज है वो डिस्टर्ब हो सकती है, किसकी वजह से? ड्यू टू अल्टर्ड शेप ऑफ फेस की वजह से या ओरल कैविटी की वजह से। ठीक है, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं आपको। तो मोस्ट कॉमन होगा ओटाइटिस मीडिया आपको देखने के लिए मिल सकता है, आपको इम्पेयरमेंट ऑफ स्पीच देखने के लिए मिल सकती है, माल प्लेसमेंट हो सकता है टीथ का, और डिस्टर्ब बॉडी इमेज देखने को मिल सकते हैं बच्चे के अंदर। क्यों? ड्यू टू अल्टर्ड शेप ऑफ फेस एंड ओरल कैविटी के अंदर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये जो आपका टॉपिक था क्लेफ्ट लिफ्ट और क्लेफ्ट प्लेट, ये कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपके समझ में बहुत अच्छे से आया होगा, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपकी जो भी क्वेरी होगी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या अपने क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, इमीडिएटली आपको रेस्पॉन्स दिया जाएगा और इस वीडियो की क्वालिटी आप क्या इम्प्रूव कर सकते हो। थैंक यू सो मच।